बहरे एमर में यमनी हौसी, गजा में जंग और जनूबी लेबनान में झड़पें। ईरान और उसके प्रॉक्सीज अमरीकी और इजरायली मफादात के दिल पर वार करने के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं। उर्दन में अमरीकी फोर्सेस पर मौलिक हमलों से लेकर इसराइल पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स तक मकसद वाज़ेह है, मशरिक़ वस्ता में अमरीकी असर और रसूख का मुकम्मल खात्मा। वहीं पर मगरिब भी इस सब को नाकाम बनाने में सर से एड़ी तक जोर लगा रहा है। ताहम ईरान ने तकरीबन 500 सालों से एक जैसे बॉर्डर्स बना रखे हैं। इसने तकरीबन तमाम सुपर पावर्स का अपने अरूज पर मुकाबला किया है, चाहे वो रूमी हो, अरबी हो, तुर्क, रशियंस या फिर अंग्रेज। इसने इन सभी को मात दी है और अपनी कामयाबी की दास्तान सुनाने के लिए जिया है। ईरान से लड़ना एक खौफनाक ख्याल है, क्योंकि ये हैरान कुन तरीकों और चालों से बैकफायर करता है। ईरान न सिर्फ शिया मिलिट्री प्रॉक्सीज का एक वसी नेटवर्क चलाता है, वहीं पर इसने अपनी पूरी ईरानी पॉपुलेशन को अपने काबू में कर रखा है। तेहरान ने मुसलसल हमलों को बर्दाश्त करने की अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया है, लेकिन ऐसा क्यों है? ईरान को इतना सख्त क्या बनाता है? क्या ये सिर्फ पहाड़ है या फिर इसके अंदर मजीद भी कुछ है? ये जानने के लिए हमें इस बात की गहराई में खोता लगाने की जरूरत है कि इस मुल्क के हाथ में आखिर ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग लगा है कि जिसकी वजह से ये अपने मौजूदा सख्त और मजबूत ईरानी वर्जन तक पहुंच पाया। हमें ईरानी जमीन को मजीद करीब से देखने की जरूरत है, क्योंकि जियोग्राफी किसी भी कौम की रूह को जाहिर करती है। ईरान की तारीफ इसके पहाड़ों से होती है, जिनमें से सबसे अहम ज़ैग्रोस माउंटेन्स हैं, जो जनूब मगरिब में इराक के बॉर्डर के साथ साथ चलते हैं और ये शुमाल में तुर्की के साथ तकरीबन नाकाबिले तस्खीर बॉर्डर बनाते हैं। ईरान के शुमाल की तरफ देखते हैं तो अलबुर्ज पहाड़ एक और नेचुरल बॉर्डर फराहम करते हैं, जबकि मशरिक की तरफ नजर दौड़ाई जाए तो यहाँ बहुत कम चोटियाँ मौजूद हैं। यहाँ से ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर्स मिलते हैं। आखिर में समुंदर इस ईरानी किले की आखिरी दीवार बनता है। ईरान की कोस्ट लाइन तकरीबन 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के दरमियान स्प्लिट होती है। ईरान की सबसे अहम बंदरगाह स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बीचों बीच खड़ी है। ये चौक पॉइंट बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ से दुनिया की 30% ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई गुजरती है। इसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ईरान का एक अहम जियोपॉलिटिकल फायदा भी है। अगर तेहरान अपने खतरे से फायदा उठाने और फॉसिल फ्यूल्स के भाव में खलल डालने का फैसला करता है, तो आलमी मईशत अपनी बुनियाद तक हिल कर रह जाएगी। ये बेनिफिट ईरान को अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत करते वक्त सौदेबाजी के लिए काफी ताकत फराहम करता है। यही वो फायदा है जिसके बल पर माजी में ईरान ने रशियंस, अरब्स, तुर्क्स और रोमन्स को मात दी। ईरान के पावर प्रोजेक्शन में इसके शिया प्रॉक्सी ग्रुप्स का भी अहम किरदार है, जिसमें हर ग्रुप मुख्तलिफ डिग्रियों की आज़ादी के साथ काम करता है। अगरचे ये प्रॉक्सीज बिल्कुल खुल्लम खुला तो नहीं, मगर सीक्रेटली ईरानी इन्फ्लुएंस में एक्सटेंशन का काम करती हैं। जहां इसके पहाड़ ईरान को गैर मुल्की तसल्लुत से बचाते हैं, वहीं पर इसकी प्रॉक्सीज इसे छुपे हुए खतरों से महफूज रखती हैं। एथनिक पर्शियंस ईरान की आबादी का 55 से 60% है। आज़रबाईजानी, बलोची, तुर्क, अरब और बहुत से दूसरे ऐसे ग्रुप्स। ईरान के मखसूस इलाकों में एथनिक ग्रुप्स का झुरमट खुद मुख्तारी और अलहदगी पसंदी को हवा देता है। तारीखी तौर पर ईरान ने इन ग्रुप्स को खुद मुख्तारी दी थी, लेकिन तेहरान में पावर की सेंट्रलाइजेशन की वजह से इनसे इनकी सियासी आज़ादियों को छीन लिया गया। यही वजह है कि तेहरान को अपने एथनिक ग्रुप्स की जानिब से मुसलसल खुद मुख्तारी और आज़ादी के मुतालबात का मुकाबला करना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर 1979 इनकलाब के दौरान कुर्दों, तुर्कमानों और अरबों ने ईरान से अलहदगी इख्तियार करने की कोशिश की। अगरचे इन तहरीकों को दबा दिया गया, लेकिन इन्होंने ईरान के अंदर नस्ली उतार चढ़ाव को उजागर किया। ईरान के बहुत से माइनॉरिटी ग्रुप्स बैरून ममालिक में अपने रिश्तेदारों के साथ गहरे ताल्लुकात रखते हैं। ईरान के शुमाल मगरिब में आज़रबाईजानी बाशिंदे आज़रबाईजान के साथ करीबी सकाफती और लिसानी ताल्लुकात रखते हैं। कुर्दों के इराक और तुर्की में मौजूद कुर्द आबादियों से राब्ते हैं। तकरीबन 16 लाख अरब जो बुनियादी तौर पर ईरान के तेल से माला माल सूबा खुजिस्तान में रहते हैं, वो मशरिक़ वस्ता की मुख्तलिफ अरब बरादरियों के साथ ताल्लुकात का इश्तराक करते हैं। वहीं पर जनूब मशरिक में बलोचियों के पाकिस्तान में अपने हम मनसूबों के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। ये सरहद पार नस्ली यकजहती ईरान के इर्द गिर्द के दो तरफा ताल्लुकात को पेचीदा बनाती है। इसी वजह से तेहरान अपने पड़ोसियों से हमेशा होशियार रहता है।
اس یقین کے ساتھ کہ وہ علیحدگی پسند گروہوں کی پشت پناہی کریں گے جو اتحاد کا مقصد رکھتے ہیں، خاص طور پر قومی عدم استحکام کے اس دور میں۔ اس طرح سے ٹوٹنے سے نہ صرف ایران کے علاقائی حجم اور آبادی میں کمی آئے گی بلکہ اس کی ٹیکس انکم کو بھی شدید نقصان پہنچے گا۔ مزید یہ کہ صوبہ خوزستان کے تیل کے ذخائر کے نقصان سے تہران کھائی میں جا گرے گا۔ تیل ایران کا سنگ بنیاد ہے جو 2023 میں ایرانی جی ڈی پی گروتھ کا 24% تھا۔ اس سب کا نقصان ایران کے لیے تباہ کن ہوگا۔ اپنے مائنورٹی ریجنز کے بغیر ایران اپنی جیو پولیٹیکل پاور کھو دے گا اور مائنورٹی گروپس کے جانے سے ایران بالکل ایک لینڈ لاک کنٹری بن جائے گا۔ اگرچہ ایران کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ورسٹ کیس سینیریو دل ہلا دینے والا ہے، لیکن یہ تاریخ میں متعدد بار ہو چکا ہے۔ حالیہ برسوں میں ایران کے مخالفین نے اس کی ریلیجیس اور ایتھنک غلطیوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اسرائیل نے آذربائیجان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کیا ہے اور ایران کے اندر آذربائیجان کی علیحدگی پسند تحریکوں کی حمایت میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ چونکہ ایران کو باہر سے بے اثر کرنا تقریباً ناممکن ہے، اس لیے امریکہ اور اسرائیل جیسے مخالفین علیحدگی پسند تحریکوں کو ایران کی پاور کو بے اثر کرنے کے واحد آپشن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ایران عراق جنگ کے دوران عراقی پروپیگنڈا نے ایران کی نسلی اور فرقہ وارانہ تقسیم پر زور دیا، جس میں ایرانی حکومت کو مائنورٹیز کے لیے خطرے کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کا مقصد ایران کے اندر نسلی کشیدگی اور علیحدگی پسندانہ جذبات کو ہوا دینا تھا۔ صدام حسین نے امید ظاہر کی کہ ایران کی عرب مائنورٹیز خاص طور پر تیل سے مالا مال خوزستان صوبے میں ہتھیار اٹھائیں گے اور عراقی حملے کی حمایت کریں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ معاشرے کی بنیاد مشترکہ اقدار، مشترکہ مقاصد اور فرقہ وارانہ جذبے پر ہے۔ یہ ویلیوز ان کے ممبرز کے درمیان اعتماد، تعاون اور باہمی مدد کو فروغ دیتی ہیں۔ بعض اوقات مختلف قومیں ہم بمقابلہ ان کا بیانیہ بنا کر ایک ہی نتیجہ حاصل کر سکتی ہیں۔ آج ایران کی 90 سے 95% آبادی شیعہ مسلم ہے۔ شیعہ اسلام کو فروغ دے کر تہران نہ صرف قومی اتحاد اور سماجی ہم آہنگی حاصل کرتا ہے بلکہ ان ریجنز پر بھی اسٹریٹجک فائدہ حاصل کرتا ہے جہاں شیعہ کمیونٹیز کی اکثریت ہے۔ لہٰذا یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا کہ شیعہ اسلام ایران کے لیے ایک شعلے کے ساتھ 2 موم بتیاں جلاتا ہے۔ یہ کوئی ہیپی اینڈنگ نہیں ہے۔ ایران کو 2 راستوں میں سے ایک کا انتخاب کر لینا چاہیے، پہلا ڈسپلن کا درد اور دوسرا پچھتاوے کا درد۔